स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा अव्यय पढ़ा था और अव्यय में क्रिया विशेषण को कंप्लीट करा था। आज हम अव्यय यानी अविकाली शब्द के दूसरे पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है संबंध बोधक अव्यय। क्या नाम है बेटा? संबंध बोधक अव्यय। तो आज की क्लास में हम लोग संबंध बोधक अव्यय को विधिवत पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसके बाद लगभग 8 से 10 प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि प्रश्न पूछने का जो सिलसिला है, जो तरीका है, वो किस प्रकार है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध बोधक अव्यय। नाम से ही संबंध में समझ में आ रहा होगा आपको। अगर इसके अर्थ पर चर्चा करें, अगर अर्थ की बात करें, तो ये संबंध बताने का काम करेगा। क्या काम करेगा बेटा? संबंध बताने का काम करेगा। किसके मध्य संबंध बताएगा? तो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा या फिर सर्वनाम के मध्य संबंध बताएगा। तो वे अव्यय जो संज्ञा और सर्वनामों के मध्य संबंध को बताने का काम करते हैं, संबंध स्थापित करने का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक उससे मिलती जुलती परिभाषा भी लिखी हुई है। वे शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनामों को जोड़ने अथवा संबंध का बोध में प्रयोग किए जाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या सीखा बेटा हम लोगों ने? दो संज्ञा और सर्वनामों के मध्य संबंध स्थापित करने का काम जो अव्यय करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो आपको क्या पता लग गया कि भैया जब भी दो संज्ञा, पहली संज्ञा ये लिखी है, दूसरी संज्ञा ये लिखी है बेटा, दो संज्ञा के मध्य संबंध बताने का काम जो अव्यय करेंगे, वो क्या कहलाएंगे बेटा? संबंध बोधक अव्यय। या तो संज्ञा हो सकता है और या तो क्या हो सकता है? सर्वनाम। तो दो संज्ञा और सर्वनामों के मध्य संबंध स्थापित करने का काम जो अव्यय करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, विद्यालय के पास मंदिर है। क्या लिखा है बेटा? विद्यालय के पास मंदिर है। तो सबसे पहले आपको ये विद्यालय लिखा दिख रहा है। विद्यालय क्या है? तो आप कहेंगे भैया विद्यालय एक प्रकार की संज्ञा है। क्या है बेटा? संज्ञा। फिर ये बेटा जो मंदिर है, ये भी एक प्रकार की क्या है बेटा? संज्ञा। विद्यालय और मंदिर में संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं और कौन से शब्द कर रहे हैं? के पास। क्या लिखा है बेटा? के पास। तो ये जो वाक्य में के पास है, के पास, बेटा के तो कारक हो गया। के क्या हो गया बेटा? कारक। और जो ये पास लिखा हुआ है, जो दो संज्ञा के मध्य संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय। तो अगर कोई पूछे भैया कि इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, तो आप बता देंगे पास है। कैसे पहचाने? देखेंगे विद्यालय और मंदिर में संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं। एक को मानक बनाकर दूसरे की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। एक को आधार मानकर दूसरे का वर्णन किया जा रहा है। एक के रेफरेंस में दूसरे की स्थिति बताई जा रही है। तो जब भी कभी ऐसा होगा, तो बेटा ये जिन अवयवों का सहारा लिया जाएगा एक दूसरे के मध्य संबंध स्थापित करने में, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सीता के पीछे मोहन बैठा है। तो सबसे पहले सीता यहाँ पर संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक आपको पता है। मोहन भी क्या हो गया बेटा? एक प्रकार की संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक। और सीता और मोहन में संबंध स्थापित किया जा रहा है। सीता को रेफरेंस मानकर मोहन की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है इन दोनों संज्ञाओं के मध्य के पीछे, तो ये जो के पीछे में जो के है बेटा, के पीछे लिखा हुआ है, के पीछे में जो के है वो है कारक। कर्ता ने कर्म को आपने कारक पढ़ रखे होंगे। और जो पीछे है वो क्या है बेटा? संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा क्या देखी बेटा? दो संज्ञा और दो सर्वनामों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए जिन अवयवों को सहारा लिया जाएगा, जिन अवयवों की सहायता ली जाएगी, जिन शब्दों के जोड़ से इनके संबंधों को स्थापित किया जाएगा, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय। तो ये संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा हो गई। अब हम लोग देखते हैं बेटा संबंध बोधक अव्यय के प्रकार या फिर संबंध बोधक अव्यय का वर्गीकरण। सबसे पहले आएगा प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर आएगा? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? दो। पहला कौन सा आएगा? संबद्ध संबंध बोधक अव्यय। और दूसरा कौन सा आएगा?
अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। तो प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हो गए? दो। पहला संबद्ध संबंध बोधक अव्यय और दूसरा अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ठीक उसी के बाद उत्पत्ति के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर भी संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला मूल संबंध बोधक अव्यय, दूसरा यौगिक संबंध बोधक अव्यय। फिर है अगला अर्थ के आधार पर, ये 10 बार पेपर में आया हुआ है कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो कुछ किताबों में 10 दिया है, कुछ में 12 दिया है, कुछ में 14 दिया है। तो ये जो 14 आपके सामने लिखे हैं, इनको विभिन्न वैज्ञानिकों ने, विभिन्न व्याकरणों ने इनको प्रमाणिक माना है कि भैया अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? 14 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? कालवाचक। दूसरा कौन सा है बेटा? विषयवाचक। तीसरा दिशावाचक। चौथा साधनवाचक। पांचवा हेतुवाचक। छठा स्थानवाचक। सातवां कारणवाचक। आठवां विनिमयवाचक। नवां तुलनावाचक। 10वां व्यतिरेकवाचक। 11वां विरोधवाचक। 12वां सादृश्यवाचक। 13वां संग्रहवाचक और 14वां साहचर्यवाचक। तो हम लोगों ने संबंध बोधक अव्यय का वर्गीकरण करा और संबंध बोधक अव्यय के हम लोगों ने भेदों पर चर्चा करी। तो सबसे पहले हम लोगों ने बेटा संबंध बोधक अव्यय के भेद देखे प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के दो भेद बताए गए बेटा। पहला संबंध संबंध बोधक अव्यय, दूसरा अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के बेटा हम लोगों ने दो भेद देखे, मूल संबंध बोधक अव्यय और यौगिक संबंध बोधक अव्यय। और अर्थ के आधार पर संबद्ध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं बेटा? 14 भेद हैं। तो इन बात को याद रखना कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? 14। अब एक एक करके सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है बेटा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय अव्यय के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है संबद्ध संबंध बोधक अव्यय। इनको क्या पहचानेंगे, इनकी परिभाषा क्या होती है, बस इतना याद रखिएगा। ऐसे अव्यय जिनका प्रयोग कारक चिन्हों कॉमा विभक्ति के बाद किया जाता है संबद्ध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो ऐसे अव्यय जिनका प्रयोग कारक चिन्ह या विभक्ति के बाद होता है, कारक तो आपने पढ़ रखे होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग कारक के बाद होता है, किसके बाद होता है? कारक चिन्हों के बाद या विभक्तियों के बाद होता है, क्या कहलाते हैं? संबद्ध संबद्ध बोधक अव्यय। जैसे राम लिखा है बेटा, के बिना लिखा है और ये लिखा है जीवन। तो बेटा राम यहाँ पर संज्ञा हो गई और जीवन भी यहाँ पर क्या हो गई बेटा? संज्ञा हो गई। अब ध्यान से देखेंगे, आपको के बिना लिखा मिल रहा है। आप तो पहचान गए दो संज्ञा और सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए जिन अवयवों का सहारा लिया जाता है उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब संबंध बोधक अव्यय में संबद्ध कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान से देखिए, के यहाँ पर कारक है ना बेटा? के क्या है बेटा? कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के। तो बेटा ये के है, वो कारक आया ना। कारक के बाद जो संबंध बोधक अव्यय आएगा, तो कारक के बाद कौन सा संबंध बोधक अव्यय आ रहा है? बिना। तो बेटा यहाँ पर अगर कोई पूछे कि बिना किस प्रकार का संबंध बोधक अव्यय है, तो पहले तो बोलना प्रयोग के आधार पर है। फिर उससे पूछे कि प्रयोग के आधार पर भी कौन सा भेद है, तो बता देना संबद्ध संबंध बोधक अव्यय। और अगर आपसे कोई प्रश्न कर दे कि ऐसा क्यों है, तो कह देना कारक के बाद जो भी अव्यय आएंगे या जो भी संबंध बताने वाले शब्द आएंगे उन्हें हम लोग संबद्ध संबंध बोधक अवयव की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कानपुर संज्ञा है बेटा, के पास संबंध बोधक अव्यय हो गया। बड़ा चौराहा जगह का नाम है, ये भी संज्ञा हो गई बेटा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? के पास। जो के पास है वो संबंध बोधक अव्यय है। अब संबंध बोधक में भी कौन सा है, तो कहेंगे प्रयोग के आधार पर बता दे बेटा कौन सा है। तो ध्यान से देखेंगे, संबंध बोधक अव्यय में हमने बताया कि कारक के बाद, तो कारक यहाँ पर क्या है? के बाद आया क्या? पास। तो जैसे ही कारक के बाद जो संबंध बोधक अव्यय आएगा उसे हम लोग संबद्ध संबंध बोधक अव्यय की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। तो प्रयोग के आधार पर पहला कौन सा था? संबद्ध संबंध बोधक अव्यय। कैसे पहचानेंगे? कारक के बाद जिन अवयवों का प्रयोग संबंध सूचक शब्दों के रूप में किया जाएगा उन्हें हम लोग संबद्ध संबंध बोधक अव्यय की श्रेणी में रखेंगे। प्रयोग के आधार पर बेटा दूसरा कौन सा है? अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय।
कौन सा है? अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ये क्या होते हैं? ऐसे अव्यय जिनका प्रयोग संज्ञा के बाद, पहले का प्रयोग कारक के बाद और दूसरे का प्रयोग संज्ञा के बाद किया जाता है, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मुझे सर्वनाम हो गया, विद्यालय संज्ञा हो गई, तक जाना है, कहाँ तक जाना है? विद्यालय तक जाना है। तो मुझे सर्वनाम और विद्यालय संज्ञा के मध्य संबंध स्थापित करने का काम कौन कर रहा है? तक। तो आपने कह दिया संबंध बोधक अव्यय हो गया। अब प्रश्न पूछा गया कि संबंध बोधक तो है, लेकिन कौन सा है? संबद्ध के अनुबद्ध। तो आप अगर पहले से याद करके गए होंगे तो आपको पता होगा, कारक के बाद आएगा तो संबद्ध हो जाएगा और संज्ञा के बाद आएगा तो क्या होगा? अनुबद्ध। तो देखिए विद्यालय संज्ञा है और विद्यालय के बाद तक आया हुआ है, तो कौन सा हो गया? अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। तो प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के? दो। पहला कौन सा है बेटा? पहला है संबद्ध संबंध बोधक अव्यय। कैसे पहचानेंगे? जब कारक और विभक्ति के बाद, किसके बाद? कारक और विभक्ति के बाद संबंध बोधक अव्यय आएगा तो उसे संबद्ध संबंध बोधक अव्यय की श्रेणी में रखेंगे, और यदि संज्ञा के बाद आ जाएगा तो उसे अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय की श्रेणी में रखेंगे। अगला है बेटा व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर भी संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। पहला है मूल संबंध बोधक अव्यय और दूसरा कौन सा है? यौगिक संबंध बोधक अव्यय। वे अव्यय अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। मूल का मतलब जड़, मूलतः जिसकी उत्पत्ति जैसे हुई हो। जो अव्यय अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, मूल संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। आपको बस ये दो तीन याद रखने, इतने से काम बन जाएगा। बिना, तक, समेत, पर्यंत। आप बस इतने याद रखिएगा, बिना, तक, समेत, पर्यंत। आप इन चार को रखेंगे याद तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के संबंध बोधक अव्यय हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर मूल संबंध बोधक अव्यय हैं। और यौगिक का नाम समझ में आ रहा होगा, योग से बने होंगे, कुछ परिवर्तन से बने होंगे, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। द्वारा, बाहर, योग। बस ये तीन याद रखिए ऊपर, और तीन ही याद रख लीजिएगा, बिना याद रख लीजिएगा, समेत और पर्यंत। ऊपर भी तीन और नीचे भी तीन। मूल की श्रेणी में व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? मूल संबंध बोधक अव्यय, दूसरा यौगिक संबंध बोधक अव्यय। मूल संबंध बोधक अव्यय में कौन कौन से आएंगे? बिना, बिना के बाद समेत याद रखिएगा और पर्यंत याद रखिएगा। और बेटा यौगिक के बाद क्या याद रखिएगा? द्वारा, बाहर और योग। तो ये थे व्युत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहला प्रयोग के आधार पर संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, अनुबद्ध संबोधक, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। फिर इसके बाद हम लोगों ने दूसरा कौन सा देखा? व्युत्पत्ति के आधार पर मूल संबंध बोधक अव्यय। फिर दूसरा कौन सा देखा? यौगिक संबंध बोधक अव्यय। ये तीन तीन आप याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। अगला देखते हैं अर्थ के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं बेटा? 14 भेद होते हैं। कितने? 14। पहला आएगा कालवाचक, काल यानी समय के बारे में जानकारी देगा। आगे, पीछे, बाद। फिर आएगा विषयवाचक, बाबत, नाम, विषय। फिर आएगा दिशावाचक, और, तरफ, प्रति। फिर आएगा बेटा साधनवाचक, द्वारा, जैसे क्रिया किस माध्यम से की जा रही है उसे साधन कहेंगे। जैसे हाथ के द्वारा, हाथ के द्वारा, हाथ के द्वारा किताब लिखी जाती है, हाथ के द्वारा किताब लिखी जाती है। हाथ के द्वारा और किताब, किताब हाथ और संज्ञा हो गई। के द्वारा बीच में क्या आ गया बेटा? के द्वारा संबंध बोधक अव्यय आ गया। तो ये जो द्वारा है ये साधन वाला है। दूसरा हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, लिए, निमित्त, हेतु। तुम्हारे आने का हेतु क्या है? तुम्हारे आने का कारण क्या है? तो जब भी क्रिया किसी कारणवश संपन्न करी जाएगी तो आएगा हेतुवाचक। इतना डीपली आपके में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं ताकि जब आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो या क्वेश्चंस कर रहे हो तब आपको समस्याएं ना आए। बहुत शॉर्ट में पढ़ा दिया जाता है, 10-15 मिनट की क्लास होती है, लेकिन फिर उससे आपका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। आप हमेशा असमंजस की स्थिति में बने रहते हैं, कुछ ना कुछ अधूरा सा लगता है और आपको लगता है कि हिंदी बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। हिंदी बहुत आसान है, यदि आप उसको विधिवत और सही तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए सहज साबित होगी। अगला है स्थानवाचक, स्थान का मतलब जगह की जानकारी देंगे, यहाँ, पास, निकट। फिर है बेटा कारणवाचक, कारण में कारण, परेशानी से, मारे। फिर आएगा बेटा विनिमयवाचक, बदले, जगह, एवज। फिर लास्ट लिखा है तुलनावाचक, अपेक्षा, आगे, सामने। 10वां है व्यतिरेकवाचक, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। फिर है विरोधवाचक, खिलाफ, विरुद्ध, विपरीत।
फिर है सादृश्यवाचक, समान, भांति, तुल्य। अगला है संग्रहवाचक, तक, पर्यंत, मात्र। और लास्ट कौन सा है? साहचर्यवाचक, साथ, समेत, सहित। ये आपको याद नहीं करना है बेटा, इसको केवल आपको कॉपी में लिख लेना है। जब आप क्वेश्चन करेंगे और आप 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल जबान पर ये याद हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने संबंध बोधक अव्यय देखा। दो संज्ञा और सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध का बोध कराने के लिए जिन अवयवों या जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। फिर इसके बाद हमने पहला कौन सा देखा? पहला हमने देखा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के देखे। पहला कौन सा देखा? संबद्ध संबंध बोधक अव्यय। इसको कैसे पहचानेंगे? कारक के बाद जो आएगा, जो कारक या विभक्ति के बाद आएगा उसे कहेंगे संबद्ध संबंध बोधक अव्यय। दूसरा था अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। इसको कैसे पहचानेंगे? जो संज्ञा के बाद आ जाएगा उसे अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय की श्रेणी में रखेंगे। फिर अगला देखा था बेटा व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, मूल और यौगिक। जो किसी के योग से ना बने मूल, और जो किसी के योग से बन जाए यौगिक। फिर अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद देखे? 14 भेद देखे। कैसे पहचानेंगे? दो संज्ञा और सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए जिन अवयवों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें संबंध बोधक अवयव की श्रेणी में रखा जाएगा। ये तो पता होगा कि अविकारी शब्द है, पहले से ही पता होगा आपको। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। लिखा है, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे? पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? तो हमने आपको बताया था संज्ञा और सर्वनाम के मध्य ढूंढेंगे। पुस्तक बेटा आप बताएंगे क्या है? तो आप कहेंगे भैया पुस्तक यहाँ पर संज्ञा के रूप में। कैसे यहाँ पर सर्वनाम है? संज्ञा और सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित किया जा रहा है के बिना के द्वारा। ये जो के बिना आपको दिख रहा है, के बिना, के बिना, ये बेटा है संबंध बोधक अव्यय। क्या है बेटा? संबंध बोधक अव्यय। आपको पता है के यहाँ पर कारक है, के यहाँ पर क्या है? कारक है। और जो बिना है ये है संबंध बोधक अव्यय। क्या है बेटा? संबंध बोधक अव्यय। तो प्रश्न की डिमांड क्या थी? पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय को पहचाने। कैसे तो होगा नहीं, आपको पता है कैसे सर्वनाम है। पढ़ना बेटा यहाँ पर क्रिया है, ये तो होगा नहीं। पुस्तक यहाँ पर संज्ञा है, ये तो हो नहीं सकता। तो बेटा यहाँ पर जो सही उत्तर आएगा वो आएगा बिना, और बिना यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय की श्रेणी में रखा गया है। अगला, कटोरे भर उसने खीर खाई। प्रश्न क्या है? कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? ध्यान से समझिएगा। कटोरे भर उसने खीर खाई, तो सबसे पहले अनुबद्ध आपको याद होगा। तो पहले कौन सा था? संबद्ध, दूसरा था अनुबद्ध। अनुबद्ध कैसे पहचानेंगे? तो आपको पता था भैया कि जो संज्ञा के बाद आ जाएगा वो क्या होगा? अनुबद्ध। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कटोरा संज्ञा है कि नहीं है? कटोरा क्या है बेटा? संज्ञा है। और संज्ञा के बाद यहाँ पर आपको उसने सर्वनाम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सर्वनाम। तो सबसे पहली बात, संज्ञा और सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित करने का काम संबंध बोधक अव्यय करते हैं। और संज्ञा के ठीक बाद, संज्ञा के ठीक बाद जो संबंध बोधक अव्यय आता है उसे अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर जो भर है, क्या है बेटा? भर, वो किस श्रेणी में आता है? अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय की श्रेणी में आता है। अगला, निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक अव्यय के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ध्यान से देखेंगे। उसके घर के आगे ही मेरा घर है। उसके घर के आगे ही, उसके उसके घर के आगे ही मेरा घर है। तो मेरे घर की स्थिति बताने के लिए उसके घर का सहारा लिया। और किस संबंध बोधक शब्द से प्रयोग में बताया जा रहा है? तो आप कहेंगे आगे। क्या बताया जा रहा है? आगे। उसके घर के आगे, तो वाक्य में जो आगे है वो किस प्रकार का संबंध बोधक अव्यय है? तो ये आपको पता लग गया कि जो आगे है ये दो संज्ञा और दो सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित करने के प्रयोग में लाया जा रहा है। अब कैसे पहचानेंगे संज्ञा कौन सी है? चलो देखते हैं। घर, घर, घर यहाँ पर संज्ञा हो गई बेटा पहली। ये दूसरी घर हो गई संज्ञा। अब ये घर के आगे मेरा लगा हुआ है तो ये सर्वनाम हो गया, निजवाची सर्वनाम। ये भी घर के बारे में बता रहा है। बीच में क्या मिल गया? के आगे, के आगे ही। तो ये जो के है ये कारक हो गया और आगे क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं।
कि भैया संबंध बोधक अव्यय कौन सा है आगे। भरोसे में शब्द का प्रयोग किया गया है। भरोसे, जो भरोसे है बेटा वो संबंध बोधक अव्यय की श्रेणी में आएगा। अब आप कहेंगे इसका वाक्य प्रयोग तो बताओ। राम के भरोसे, राम के भरोसे सीता गई। राम के भरोसे कौन गई बेटा? सीता गई। राम के भरोसे सीता गई। तो राम क्या है? आप कहेंगे भैया राम यहां पर संज्ञा है। सीता क्या है? सीता यहां पर संज्ञा है। और दो संज्ञा और सर्वनाम के मध्य जो संबंध स्थापित करने का काम करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये पूरा संबंध बोधक अव्यय नहीं होगा। के यहाँ पर आ गया कारक, के का क्या आ गया? कारक। और जो भरोसे है वो क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। क्या हो गया बेटा? संबंध बोधक अव्यय। तो यहाँ पर जो भरोसे है वो किस प्रकार का है? संबंध बोधक अव्यय। तुम दिन भर घूमते रहते हो में भर क्या है? तुम दिन भर घूमते रहते हो, इसमें भर क्या है? तो सबसे पहली बात, एक बात को याद रखिएगा कि ये जो भर है ये निपात के रूप में भी आता है। किसके रूप में आता है? निपात के रूप में आता है। तो अभी भर कब आएगा उस पर चर्चा बाद में करेंगे। अभी ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। निपात की श्रेणी में भी भर का प्रयोग किया जाता है बल प्रदान करने के लिए। यहां देखिए तुम यहां पर हो गया सर्वनाम, दिन यहां पर हो गई संज्ञा। तो दो संज्ञा और सर्वनाम के मध्य भर स्थापित करने का काम कर रहा है संबंध। संबंध बताने का काम कौन कर रहा है? भर। तो यहाँ पर भर क्या हो गया? तो भर यहाँ पर हो गया संबंध बोधक अव्यय। जो ये भर है ये निपात की श्रेणी में भी आएगा। कब आएगा वो निपात पर चर्चा करेंगे। अभी इस प्रश्न को थोड़ा अधूरा था, इसको पूरा कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में, निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? अब ये वाक्य पूरा हो गया है क्योंकि भर निपात में भी आएगा। वो कैसे आएगा वो अगली चर्चा करेंगे कौन सा है। तो तुम दिन भर घूमते रहते हो में भर निम्नलिखित वाक्य में से किस प्रकार के संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग में लाया गया है? तो ये पूछेंगे संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अगला देखते हैं। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित मतलब के निकट। बेटा मुंबई यहाँ पर संज्ञा हो गई, पूना भी संज्ञा हो गई, जगह का नाम है। और ये जो के निकट है, के कारक हो गया और निकट क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक शब्द ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, संबंध बोधक अव्यय कौन सा है वाक्य में? तो बेटा उनके सर्वनाम हो गया, तुम सर्वनाम हो गया और ये क्या है? बिना। तो ये जो बिना है ये किस प्रकार की श्रेणी में आएगा? संबंध बोधक शब्द या संबंध बोधक अव्यय की श्रेणी में रखा जाएगा। अगला है बेटा, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध वाचक शब्द कौन सा है? पहली बात बताएं। सेनाएं संज्ञा हो गई, युद्ध क्षेत्र संज्ञा हो गई, बढ़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। सीधी सी बात है, ये क्या है? आगे। तो जो आगे है वो क्या हो गया बेटा? संबंध बोधक अव्यय की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। दूसरा तरीका, सेनाएं कहाँ आगे बढ़ी? तो युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। तो आंगा जो है आगे बढ़ने के लिए जो प्रयोग में लाया जा रहा है वो संबंध वाचक शब्द के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। आंगा, अंगवाड़ा, पिछवाड़ा ये भी शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। अगला, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचाने। तो बेटा रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसमें अभी कहीं पर अंडरलाइन तो नहीं किया है, कहां पर कर लिया जाए? तो सबसे पहले दो संज्ञा और सर्वनाम के मध्य देखेंगे, इसमें अंडरलाइन नहीं है तो आप पहचान नहीं सकते हैं, इसको अब छोड़ दीजिए। अभी हम अगली प्रैक्टिस सेट में आपको और करा देंगे। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? माफी चाहते हैं, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? कैसे पहचानेंगे? आप देखिए, पहली बात तो आगे पीछे से तो आपको पता ही होगा। संज्ञा और सर्वनाम ढूंढते हैं, किसी वाक्य में दो संज्ञा दो सर्वनाम मिल जाएंगे, काम आसान हो जाएगा, ढूंढने का काम करते हैं। मैं यहाँ पर सर्वनाम हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपको कहीं पर संज्ञा दिख रही है? नहीं दिख रही है। ठीक उसी प्रकार मैं काम के पीछे, देखिए यहाँ पर मैं काम
के पीछे, तो जैसे ही हमने आपको बताया था कैसे पहचानेंगे, कुछ शब्दों को आप याद कर लेंगे, जैसा कि आपके सामने ये शब्द लिखे हुए हैं, के पीछे, आगे, बाबत, नाम। इन शब्दों को अगर आप 2-4 बार पढ़ लेंगे, तो आपको याद हो जाएगा और आप आसानी से बता पाएँगे कि किसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया है। मैं काम के पीछे आया हूँ, मैं काम के पीछे आया हूँ। मैं और काम में संबंध बताने का काम कौन कर रहा है? पीछे कर रहा है। तो यहाँ पर कौन-सा हो गया बेटा? पीछे संबंध बोधक अव्यय की श्रेणी में आएगा। तो ये ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन थे। हो सकता है पहली बार आपने इतना डेप्थ में पढ़ा हो, तो आपको थोड़ा कठिन लग रहा हो, लेकिन अगर आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएँगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे या कहीं से भी प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, तो विश्वास रखिए आपकी जितनी भी जटिलताएँ हैं, वो सारी जटिलताएँ खत्म हो जाएँगी और आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएँगी। तो मुझे उम्मीद है छोटी-सी क्लास आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।